हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। और आज इस चैप्टर में हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या होता है। और हम बेटा परमाणु के भार के बारे में बात करेंगे। उस परमाणु के भार को हम किस किस यूनिट में डिफाइन करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे बेटा परमाणु के बारे में। एटम्स क्या होता है? हालांकि हमने परमाणु के बारे में पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करा था। हमने पढ़ाया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसमें हमने एटम्स के बारे में भी डिस्कस करा था। खैर यहाँ पे भी बात करेंगे हम डेफिनेशंस के बारे में परमाणु की। और हम क्या बात करेंगे? परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास। इस द्रव्यमान को हम भार भी बोलते हैं, तो एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, या सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर है? और हम पढ़ेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बारे में। साथ में पढ़ने वाले हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे बेसिक टूल्स आपको यहां से मिलेंगे, इसलिए इस लेक्चर को स्किप मत करना बेटा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, हाँ, अगर आपने कॉपी पेन नहीं उठाया तो कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। साथ में बेसिक चीजों के बारे में यहाँ बहुत सारा हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आगे चैप्टर में बहुत काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था कि परमाणु क्या होता है? किसी भी तत्व का वह सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु कहलाता है। और परमाणु क्या होता है? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है उसे भी। और एक और बात प्रॉपर्टी परमाणु की, परमाणु बेटा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, सबसे छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जो नॉर्मल गैसेस होती है, जो अक्रिय गैस होती है, उनके परमाणु तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जबकि अन्य तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। क्यों रह सकते हैं, इसका डिस्कशन भी हम करेंगे कि अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों रह सकते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं कि अक्रिय गैस कौन होती है। अक्रिय गैस जैसे हीलियम, He, ये He अवस्था में पाया जाएगा। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडोन, ये सारे के सारे सिंगल एटम की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, हीलियम He की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नियॉन Ne की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, He2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट मतलब नेचर में नहीं पाया जाएगा, ये नेचर में पाया जाता है He की फॉर्म में। जबकि अन्य तत्वों के परमाणु सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हाइड्रोजन H की फॉर्म में नहीं मिलेगा, H2 की फॉर्म में मिलेगा बेटा, इस फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो आज का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और मेन टॉपिक होने वाला है, वो है हमारा परमाणु द्रव्यमान या सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। बेटा जहां हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, वहां हम भार भी लिख सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। जब मैं कह रहा हूं परमाणु द्रव्यमान, तो इसका मतलब मैं परमाणु भार कह रहा हूं। दोनों ही एक ही बात होगी। डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है, लेकिन यहां हम अपनी केमिस्ट्री के अंदर दोनों को ही एक मान के चलते हैं। इसलिए बेटा ध्यान रखना, जहां परमाणु द्रव्यमान की बात हो रही है, वहां परमाणु भार की बात हो रही होगी। चलिए तो हम बात करें किसके बारे में? परमाणु द्रव्यमान और सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की बात। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, समझना बेटा इसको अच्छे से, ध्यान से समझना। हमारे पास लगभग 19वीं शताब्दी में, यानी कि सन 1860 में, क्लियर बात, सन 1860 में, अगर मैं कहूं ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये एटम है एक हाइड्रोजन का, ये मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम। तो अब नीड हुई, आवश्यकता हुई इस हाइड्रोजन के एटम के भार को मापने की, या अन्य तत्वों के जैसे हीलियम का, सॉरी हीलियम की बात कर रहा हूं, जैसे सोडियम के एक तत्व का भार ले लो, जैसे लिथियम का ले लो, जैसे कार्बन का ले लो।
तो ये जो जितने भी तत्व थे इनके परमाणुओं के भार को मापने के लिए हमें आवश्यकता हुई। अब इस समय चूंकि ये एटम है, एटम बहुत ही सूक्ष्म होता है तो आप इसे तोल के तो माप नहीं सकते थे। तो उस समय एटम के भार को मापना बड़ा टफ था। कोई सिस्टम नहीं था, कोई पद्धति नहीं थी ऐसी जिससे परमाणु का भार माप सके। आज के टाइम में तो है हमारे पास द्रव्यमान है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर सिस्टम है, लेकिन उस समय नहीं थे बेटा। आज तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं किसी भी तत्व के परमाणु का भार, लेकिन उस समय नहीं थी। क्लियर है बात? बहुत अच्छा। अब जैसे हमसे पूछा गया भाई हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार बताओ, सोडियम के एक परमाणु का भार बताओ, लिथियम के एक परमाणु, तो इनके परमाणु के भार ज्ञात करने का कोई सिस्टम नहीं था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 18वीं शताब्दी में इन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन के परमाणु को रेस्पेक्ट मान लिया, मानक मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया 1800 लगभग 60 में, यानी कि 19वीं शताब्दी में इन्होंने हाइड्रोजन को क्या मान लिया, एक मानक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लिया कि हाइड्रोजन का भार 1 है, 1 मान लिया, और इसके रेस्पेक्ट में बाकी तत्वों के भार निकाल लिए, बाकी तत्वों के भार निकाल लिए। यानी कि सपोज मान लीजिए ये एक मेरे पास तोला वाला सिस्टम है, इस तरीके से समझ में आ गई होगी बात आपको ये। हाँ, इसमें मैंने क्या रखा, इसमें हाइड्रोजन का एटम रखा और इसमें अन्य एटम रखे, जैसे मान लीजिए कार्बन का एटम मान लीजिए। तो अब मान लीजिए कार्बन का एटम हाइड्रोजन के एटम से 6 गुना भारी था, तो यहां पर 6 हाइड्रोजन के एटम रखे गए। कितने? 6 हाइड्रोजन। तो हम कहेंगे कार्बन के एक परमाणु का भार जो है ना वो 6 गुना है हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार से, हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार से 6 गुना, यानी कि 6 हाइड्रोजन रखे ना आपने जब बैलेंस हुआ कंडीशन। तो इस तरीके से हमने उस समय तत्वों के परमाणु भार निकाले। तो ये देखा गया जो तत्वों के परमाणु भार है ज्यादातर भिन्नात्मक आए, ज्यादातर क्या है बेटा, भिन्नात्मक आए। हाँ, पॉइंटों में आए, पॉइंटों में आए। इसलिए फिर हमने हाइड्रोजन को रेस्पेक्ट नहीं माना कि यार इसके रेस्पेक्ट में ज्यादातर वेट पॉइंटों में आ रहा है, तो फिर हमने क्या करा, ऑक्सीजन को अपना रेस्पेक्ट माना। फिर हमने ऑक्सीजन के एक परमाणु के भार को रेस्पेक्ट माना और उसके रेस्पेक्ट में हमने दूसरे परमाणु का भार निकाला, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू हमने फिर किसको मान ली, ऑक्सीजन को। लेकिन जब बेटा समस्थानिक की खोज हो गई, किसकी, समस्थानिक की, तो समस्थानिक की खोज होने के बाद, समस्थानिक की खोज होने के बाद फिर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में भी चीजें क्या आने लगी, भिन्नात्मक आने लगी। क्योंकि ऑक्सीजन जो समस्थानिक होता है ना वो परमाणु क्रमांक 8-16, परमाणु क्रमांक 8-17, परमाणु क्रमांक 8-18, परमाणु भार 18। तो जब समस्थानिक की खोज हो गई तो फिर इसके रेस्पेक्ट में भी चीजें क्या आने लगी, भिन्नात्मक में आने लगी, फ्रैक्शनल आने लगी। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। उसके बाद बेटा मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद चीजों को हम किसी के रेस्पेक्ट में ही फाइंड आउट कर रहे थे, यानी कि जब भी हम मास निकालते हैं तो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं मास, किसी ना किसी चीज के रेस्पेक्ट में। उसके बाद सन, इस बात को समझना, आज के ये संशोधित है, ये मॉडर्न है आज के टाइम में। सन 1961 में 1961 माना गया जो कार्बन 12 समस्थानिक है, कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12वां भाग, उसको हमने स्टैंडर्ड माना। यानी कि जो कार्बन 12, कार्बन का जो समस्थानिक था C12, उसके एक परमाणु का जो भाग है, उसके एक परमाणु का जो भार है, यानी कि कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12वां भाग, यानी कि उसके एक परमाणु को 12 हिस्सों में काटा तो वो जो एक हिस्सा आया वो, उसको हमने क्या मान लिया, एक मानक मान लिया, स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली। अब हमने कहा इसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी एटम का भार निकालेंगे, इसके रेस्पेक्ट में ये है मेरा स्टैंडर्ड वैल्यू। अब ये है, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार, इसको मैं ऐसे भी करके लिख सकता हूं 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, यानी कि कार्बन 12 का जो एक परमाणु है ना
उसको बराबर कितने भागों में तोड़ना है? मैं 12 भागों में। तो 1/12, 12 से डिवाइड कर दिया उसे। अब सुनो इंपोर्टेंट पॉइंट, हमें निकालना था नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार। एक परमाणु का भार, ध्यान से समझना बेटा, हमें क्या निकालना था? नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार। तो पता है नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कितना आया? कितना आया? ध्यान से समझना, इसको मैं यहां लिखूंगा, दोबारा से नोट कर लेना अच्छे से। पता मैंने क्या करा, ध्यान समझना बेटा, मैंने क्या करा, यहां पर तो रखा नाइट्रोजन के एक परमाणु को, यहां पर नाइट्रोजन का परमाणु, और यहां पर रखा मैंने कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग को। तो ऐसे ऐसे हमने 14 भाग रखे, ऐसे ऐसे कितने रखे? 14। यानी कि जो नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार आया वो 14 गुना आया। किसका बेटा? 1/12 गुना कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का भार। एक परमाणु का भार इसके 14 गुना आया। जब मैंने बेटा ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार निकाला, समझ रहे हो बात को? क्लियर समझ में आ रही है? ध्यान से समझना है बिल्कुल अच्छे से। जब मैंने ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार निकाला तो वो आया 16 गुना किसके? 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। एक परमाणु का भार, यानी कि जो मैं एटम का भार निकाल रहा हूं वो इसके कंपैरिजन में निकाल रहा हूं, इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं बेटा। ये स्टैंडर्ड वैल्यू, ये मानक वैल्यू है। कौन सी है मानक? कार्बन 12 1/12 कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू। अब सुनो और अच्छे से, जब मैंने बेटा सोडियम के एक परमाणु का भार निकाला तो वो आया 23 गुना 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। एक परमाणु का भार, समझ रहे हो? यानी कि इस तरफ तो मैंने रखा सोडियम का परमाणु और इस तरफ ऐसे कार्बन 12 के 1/12 कार्बन 12 के एक परमाणु का भार कितना रखा मैंने? ऐसा 23 गुना आया। अब देखो बार बार मैं एक बड़ी वैल्यू लिखता जा रहा हूं, ये चेक करो, बार बार मुझे ये लिखना पड़ रहा है कि 23 गुना 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, बार बार लिखना पड़ रहा है। तो मैंने क्या करा, इस चीज को एक यूनिट बना दी, एक इकाई बना दी कि यार कौन इतना बड़ा बार बार लिखे। वैसे भी हम मॉडर्न जमाने के लोग हैं, हम तो वैसे आलकस में रहते हैं, तो कौन बार बार इतनी बड़ी वैल्यू लिखे? इसलिए इसको हमने क्या बना लिया? एक यूनिट बना ली, एक इकाई बना ली। क्या बना ली? हमने कहा इसको भाई आज से हम 1 AMU कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा इसको आज से हम? 1 AMU। 1 AMU किसके बराबर है? 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। एक परमाणु का भार इसके बराबर है 1 AMU। इसको मैं रफ कर दो तोले को, समझ में आ गई होगी बात अब आपको? चलिए बहुत अच्छा, समझ रहे 1 AMU किसके बराबर है बेटा? 1 AMU बराबर, ये जो हमने एक इतनी बड़ी बड़ी यूनिट ले रहे हैं ना, 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, इस पूरी यूनिट को हमने क्या कह दिया? 1 AMU। इस पूरी यूनिट को 1 AMU बोल दिया। और जैसे मैं इस पूरी यूनिट को 1 AMU बोल रहा हूं, तो अब नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार बताओ। एक परमाणु का भार बताओ कितना आएगा? 14 AMU आएगा नहीं आएगा? भाई इसकी जगह एक रखोगे ना, 1 AMU, एक की गुना 14 में करोगे तो 14 AMU आ जाएगा नहीं आ जाएगा? समझ में आ रही है बात या नहीं? जल्दी बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत बहुत टफ होता है। अक्सर ये माना जाता है कि ये चीज बहुत कम समझ में आती है, लेकिन आपको क्लियर समझ में आ रही होगी ये बात अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो। इसको बहुत अच्छे समझो, मैं वही डेफिनेशन पे लेके जाऊंगा आपको वही, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो सिखाने हैं, वो देख लीजिए बेटा। नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 14 गुना, किसके कंपैरिजन में? 14 गुना किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। और इसको मैंने यूनिट मान लिया किसके बराबर? 1 AMU के बराबर। 1 AMU ये यूनिट है। AMU मतलब क्या है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे अभी। एटॉमिक मास यूनिट ये है 1 AMU, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु के द्रव्यमान की इकाई 1 AMU। बात समझ में आ रही है?
बहुत अच्छे, इसको मान लिया। तो अब नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कितना है? 14 एएमयू। यहां देखो ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना है बेटा? 16 एएमयू। सोडियम के एक परमाणु का भार कितना है बेटा? हाँ 23 एएमयू। 23 एएमयू। हाँ, इसके कंपैरिजन में, यानी कि मैं नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार निकाल रहा हूं किसी के कंपैरिजन में, किसी की तुलना में। किसके तुलना में निकाल रहा हूं? इसकी तुलना में निकाल रहा हूं, इसकी तुलना में। तो इसका मतलब जो परमाणु द्रव्यमान है, जो परमाणु द्रव्यमान है बेटा, ध्यान से समझो, जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या बता रहा है? वो कह रहा है कि किसी तत्व के एक परमाणु का भार ये बताता है कि वो 1/12 कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु से कितने गुना भारी है। किसी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो ये बताता है, ये दर्शाता है कि कोई परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। आ रही कुछ डेफिनेशन समझ में? हाँ, कंपैरिजन में। चलिए अब इसको हमने क्या कहा, ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया आपने? चलिए इसको अब समझते हैं यहां पर अच्छे से, इसको यहां पे समझते हैं बेटा। ध्यान से देखो, अब इसको हमने बताया, ध्यान से देखो, सन 1961 में कार्बन 12 के समस्थानिक को, कार्बन 12 के समस्थानिक को मानक, मानक मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मानक माना गया तथा इस आधार पर परमाणु द्रव्यमान को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया। इसके कंपैरिजन में हमने निम्न प्रकार परिभाषित किया। अब सुनो परिभाषित कैसे किया। हमने कहा किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु, उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के, जो कार्बन 12 है ना, कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12, 1/12 कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 से कितने गुना भारी है, से कितने गुना भारी है। समझ में आ रही है बात? हाँ, किसी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वह संख्या जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 से कितने गुना भारी है, कितने गुना भारी है। अब इसको अच्छे समझो और ये क्लियर हो गई डेफिनेशन। तो तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है ना, क्या बेटा, तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तत्व का परमाणु द्रव्यमान वो बराबर होगा तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होने वाला है, जिसे हम सापेक्ष द्रव्यमान ही बोल सकते हैं, तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, तत्व का सापेक्ष। कंपैरिजन कर रहे हैं ना बेटा हम, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? इससे 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु के भार से, इससे कंपैरिजन कर रहे हैं ना। हाँ, तो तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। भार क्या दो, द्रव्यमान क्या दो, यही तो फॉर्मूला बनेगा। समझ रहे हो? चेक करते हैं, मैं बताता हूं अभी आपको। यहां आ जाओ, फिर से यहां आ जाओ, इसको थोड़ा सा अच्छे समझ लेना। मैं कह रहा हूं किसी का एक ए है, कैपिटल ए, ये 5 ग्राम है बेटा, मान लीजिए कैपिटल ए कितना है, 5 ग्राम। जो कैपिटल बी है वो है बेटा 6 ग्राम या 20 ग्राम मान लो, चलो कैपिटल बी कितना है, 20 ग्राम। तो हम कह रहे हैं जो ए है वो बी से कितना भारी है, या ए जो बी से कितना हल्का है, ये बात करें, कंपेयर कर रहे हैं हम ए की किससे, बी से। तो मैं कह रहा हूं ए का बी के सापेक्ष द्रव्यमान। तो बेटा ये बात याद रखना, जिसका द्रव्यमान निकाल रहे हो उसको ऊपर रखना है, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हो उसे नीचे रखना है। जिसका द्रव्यमान निकाल रहे हो उसे कहां रखना है, ऊपर। जिसके सापेक्ष निकाल रहे हो उसे कहां रखना है, नीचे। मुझे ए का द्रव्यमान बताना है, ए का बी के सापेक्ष तो बताना है, तो ए का द्रव्यमान ऊपर रखूंगा, ए का द्रव्यमान, ए का द्रव्यमान डिवाइड करूंगा जिसके सापेक्ष निकाल रहा हूं, किसके सापेक्ष, बी का, तो बी का द्रव्यमान। अब आ जाएगा ये मेरे पास ए का बी के सापेक्ष द्रव्यमान। ए का द्रव्यमान कितना है, 5,
ग्राम। बी का कितना है बेटा, बी का कितना है 20 ग्राम। चेक करो, ग्राम से ग्राम खत्म, ग्राम से ग्राम खत्म, 5 से 20 कट जाएगा 1/4। तो जो ए का बी के सापेक्ष द्रव्यमान है वो कितना है, 1/4 है, 1/4 है, 1/4। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं बी का ए के सापेक्ष सापेक्ष द्रव्यमान। भाई मैं बी का भी तो निकाल सकता हूं, सापेक्ष द्रव्यमान। अगर बेटा हम बी का ए के सापेक्ष निकालेंगे तो मैंने कहा जिसका द्रव्यमान निकालना उसको ऊपर रखूंगा, तो बी को ऊपर रखूंगा, तो बी का द्रव्यमान, बी का द्रव्यमान बटे ए का द्रव्यमान, ए के सापेक्ष तो निकालना हूं तो ए का द्रव्यमान। अब मुझे बताओ बेटा बी का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम, ए का कितना है, हाँ ए का बताओ कितना है 5 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम, 5 चौक 20, कितने गुना भारी होगा, 4 गुना भारी होगा। जो बी है वो ए से कितने गुना भारी है, 4 गुना। अब मुझे बताओ इसकी कोई यूनिट आ रही है क्या, नहीं, यूनिट लेस है ये, यूनिट लेस, इसका कोई मात्रक कोई इकाई नहीं होती है। तो जो सापेक्ष द्रव्यमान होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्लियर है बात। अब यही चीज मैं आपको समझाता हूं और अच्छे से सुनो। अभी देखो नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान मुझे बताना है कि कितना होगा नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। किसके कंपैरिजन बताना बेटा, 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, इसके कंपैरिजन में बताना है, इसके कंपैरिजन में 1/12 कार्बन 12 के एक परमाणु, यही तो है स्टैंडर्ड वैल्यू, यही तो माननी है। इसके कंपैरिजन में तो बताऊंगा, तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे फिर क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखो। मैं क्या लिखूंगा यहां पर बता रहा हूं, मैं लिखूंगा बेटा अच्छे समझना, मैं लिखूंगा नाइट्रोजन परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान, सापेक्ष द्रव्यमान, नाइट्रोजन परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान या नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, सिंपली नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान भी लिख सकते हो या नाइट्रोजन परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान। चेक करो बेटा, चेक करो, ध्यान से समझना। किसके बराबर होगा, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान को, किससे, 1/12 कार्बन 12 के एक परमाणु के भार से। तो जिसका निकाल रहा हूं उसे ऊपर रखूंगा, जिससे कंपैरिजन कर रहा हूं, जिसके सापेक्ष निकाल रहा हूं उसे नीचे रखूंगा। तो ऊपर क्या रखा जाएगा बेटा, नाइट्रोजन के, हाँ नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे किससे, 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। इससे आ रही है कुछ बात समझ में, बहुत अच्छा। चेक करो बेटा, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान जब मैंने निकाला था तो मैंने कहा था इसके कंपैरिजन में 14 गुना भारी आया था। तो मैं लिख सकता हूं 14 गुना 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार या द्रव्यमान जो भी लिख सकते हो, बटे में क्या लिखोगे, 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान या भार। चेक करो बेटा, इससे ये खत्म, तो कितना आएगा, बस 14 आएगा। कितना आएगा, 14। तो नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 14। तो यहां पर आपने दो बातें सीखी बेटा, दो बातें सीखी। इसे रफ कर दूं मैं, कर दूं रफ, नोट कर लेना इसको अच्छे से। यहां पर आपने दो बातें सीखी, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन का एक तो आया 14 AMU परमाणु भार, एक आया बेटा 14। तो इस नाइट्रोजन के 14 AMU को हम कहते हैं बेटा, ध्यान से देखो, 14 को कहते हैं नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार, यानी कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, जिसे एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कहते हैं। ये क्या है, 14। यूनिट किसकी नहीं होती, यूनिट किसकी नहीं है, सापेक्ष द्रव्यमान की। तो इसे बोलूंगा नाइट्रोजन के एक परमाणु का
सापेक्ष द्रव्यमान, सापेक्ष द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब भार, इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, इसे कहेंगे हम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो 14 AMU है ये एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन है, और ये जो 14 है ये रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन है। इसे बोलते हैं नाइट्रोजन के एक परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान, उसे बोलते हैं नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान। तो आपको ये बात पता हो कि अगर उसने 14 AMU दिया है तो क्या दिया है, और अगर उसने 14 दिया है तो क्या दिया है। जहां यूनिट नहीं होगी वो सापेक्ष द्रव्यमान होगा, जहां यूनिट होगी वो नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान होगा, यानी कि परमाणु का द्रव्यमान होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा ये वाला। मुझे किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, किसी भी तत्व का, तो मैं कंपैरिजन इसी से तो करूंगा। तो जिसे कंपैरिजन करे उसे नीचे लिखेंगे और जिसका निकालना है उसे ऊपर लिखेंगे। तो मैंने निकालना है किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो उसे ऊपर लिख लिया। किसके कंपैरिजन में निकाल लो? 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान इसके कंपैरिजन में, तो इसे नीचे लिख लिया। बात समझ में आ गई आपको? बहुत अच्छे। अब यहां पर कुछ तत्व दिए हैं और उनके परमाणु भार दिए हैं, कुछ तत्व और उनके परमाणु भार। हालांकि 90% केस में जब भी क्वेश्चन आता है तो परमाणु भार गिवन होता है, किसी भी तत्व का परमाणु भार गिवन होता है। लेकिन बेटा कुछ इंपोर्टेंट होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, और हमें मतलब याद हो भी जाते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन में बार बार पुट करेंगे तो याद हो जाएंगे। इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, बस एक बार नजर मारनी है आपको। तो चेक करो, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1 बेटा, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होगा 1, हीलियम के एक परमाणु का भार 4, ऐसे ही लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20। क्लियर है बात? और अगर आप देखोगे तो सोडियम का हमारा कितना आएगा? 23। सोडियम का बेटा कितना हो जाएगा? 23। इसे देखो, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। क्लियर है? आर्गन का 36, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, आयरन का होता है बेटा 56, कॉपर का होता है 63.5 और सिल्वर का होता है 108, सिल्वर का 108। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम का होगा 24 और ब्रोमीन का होगा 80। ये कुछ इंपोर्टेंट एटम्स है जिनके एटॉमिक वेट आपको पता होने चाहिए बेटा। क्लियर है? आप कॉपी पे लिख लेना अच्छे से, इनको पढ़ लेना, बार बार जब हम अप्लाई करेंगे तो याद हो जाएंगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी आपको, सिर्फ बस एक बार इस पे नजर मारनी। चलिए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जरूर, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, और कैलकुलेशन में भी बहुत हेल्प मिलती है आपको। क्या बेटा? अगर आप देखो परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट मैंने क्या बताया था आपसे? मैंने कहा था जो एक AMU होता है वो बराबर होता है 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार। तो यही बात लिखी हुई है, वो यही बात लिखी हुई है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को संक्षेप में AMU द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणु के द्रव्यमान की इकाई। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। सही है? 1/12वें भाग को, यानी कि 1 AMU बराबर होगा 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। जब हम कैलकुलेशन करते हैं कार्बन 12 के एक परमाणु का भार रखते हैं, तो ये आता है बेटा 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम, 1.66 गुना 10⁻⁻24। आपको ये पता हो, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो बात आपको पता होनी चाहिए कि एक AMU किसके बराबर होता है? एक AMU बराबर होता है 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम के। दूसरी बात आपको क्या पता हो बेटा? दूसरी बात आपको बताओ कि एक AMU बराबर होगा 1/6.02 गुना 10⁻23। जब मैं इसे नीचे लेकर आऊंगा ना, तो इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 1/6.02 इंटू 0.23 इंटू 10⁻23 ग्राम।
और इस डिजिट को जो 6.03 है इसे बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये तो सबको पता होता है, नहीं पता तो हम पढ़ने वाले हैं अभी हाल फिलहाल में ही, तो आपको पता चल जाएगा। इसे बोलते हैं बेटा एवोगैड्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.023 गुना 10 की पावर 23। डिनोट करते हैं एन से। क्या ये अवोगाद्रो संख्या, गाद्रो संख्या पता होनी चाहिए भाई आपको। ये अवोगाद्रो संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अवोगाद्रो संख्या हाल फिलहाल में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अब भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको एन लिख सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं एक एएमयू बराबर होगा 1/Na ग्राम, 1/Na ग्राम। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्प करते हैं तीनों फॉर्मूले। एक एएमयू 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, एक एएमयू 1/6.023 गुना 10 की पावर 23 ग्राम। एक एएमयू को हम या क्या करके लिख सकते हैं 1/Na ग्राम, इसको मैं Na बोल सकता हूं। यहां पर अगर आप देखोगे, इसे नोट कर लेना, यहां पर अगर आप देखोगे बेटा यहां पर, तो हमने कहा है एएमयू एटॉमिक मास यूनिट को एकीकृत मतलब यूनिफाइड मास, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, बी कहा जाता है। यानी कि अब तक जहां तक मैं एएमयू लिख रहा हूं वहां पर मैं यू लिख सकता हूं, ओनली यू लिख सकता हूं। अभी मैंने कहा था ना 16 एएमयू, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना है 16 एएमयू, तो मैं अब लिख सकता हूं 16 यू। तो जहां मैं एएमयू लिख रहा हूं वहां मैं ओनली क्या लिख सकता हूं, यू लिख सकता हूं, बात एक ही रहेगी। एएमयू क्या है, नाइट्रो ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 एएमयू, क्या कहूं फिर 16 यू। तो जहां मैं एक एएमयू लिख रहा हूं वहां पर मैं ओनली उसकी जगह क्या रख सकता हूं, यू रख सकता हूं। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हो जाएगी याद ये बात, भूलने के तो नहीं। जहां मैं एएमयू लिख रहा हूं वहां पे क्या लिख सकता हूं, यू लिख सकता हूं। चलिए अब आगे चलते हैं। ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम एटॉमिक मास, इस ग्राम परमाणु द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं। इस ग्राम परमाणु द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। मोलर क्या होता है, मोलर को समझे बेटा। मोलर क्या होता है, मोलर का मतलब होता है एक मोल परमाणु का द्रव्यमान, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान, उसे मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। यानी कि जब हम किसी भी परमाणु के भार को ग्राम में प्रदर्शित करते हैं तो उसे ग्राम परमाणु भार या मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। एक मोल परमाणु का भार, एक मोल परमाणु का भार क्या कहलाता है, हाँ क्या कहलाता है बेटा, हाँ ग्राम परमाणु भार या फिर मोलर द्रव्यमान कहलाता है। एक परमाणु, एक मोल। अब सुनो, एक मोल क्या होता है, एक मोल होता है 6.023 गुना 10 की पावर 23, ये नंबर, ये एक मोल है, ये नंबर एक मोल ये नंबर है 6.023 गुना 10 की पावर 23। जैसे बेटा एक दर्जन होता है, एक दर्जन किसके बराबर है आप ही बताओ, बिल्कुल 12, एक दर्जन 12 ही तो है। ऐसे ही एक मोल किसके बराबर है 6.023 गुना 10 की पावर 23। मैं एक युग्म कहूं, युग्म मतलब जोड़ा, एक जोड़ा 2 के बराबर, समझ में आएगी बात। हाँ तो ऐसे ही एक मोल किसके बराबर है 6.023 गुना 10 की पावर 23। तो जहां मोलर की बात आ जाए, मोल की बात आ जाए, वहां इस नंबर की बात आ जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक मोल, मोलर द्रव्यमान क्या है, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान मतलब इतने परमाणु का द्रव्यमान, इतने परमाणु का द्रव्यमान, उसे हम बोलते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान या फिर मोलर द्रव्यमान। तो चेक करते हैं बेटा इसको अच्छे से, इसे नोट कर लेना, चेक करो। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को यदि ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। सरल भाषा में किसी तत्व के इतने परमाणुओं का, इतने 6.023 गुना 10 की पावर 23, इतने परमाणुओं का ग्राम में भार ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो अभी हमने जो नाइट्रोजन का भार निकाला था, सुनो, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है, अतः इसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 14 ग्राम होगा।
तो ये जो 14 ग्राम है ना बेटा, ये जो 14 ग्राम है, ये क्या है, इतने परमाणु का भार है नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के इतने परमाणु का भार कितना होने वाला है, 14 ग्राम होने वाला है। मैं अभी प्रूफ करूंगा इस बात को, अभी समझाऊंगा। चेक करते हैं, चलो देखो यहां पर, देखो यहां पर बेटा, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार, ठीक है, लिख लेते हैं कितना होता है। अभी बताया था मैंने आपको, 14 गुना कार्बन 12, सॉरी 14 गुना 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार। और याद हो मैंने इसको, इस पूरी यूनिट को एक एएमयू कह दिया था, तो मैं इसे लिख सकता हूं 14 एएमयू लिख सकता हूं। ये बात आपको बताओ नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार। चलिए अब हम बात करें हाँ ग्राम परमाणु भार की, ग्राम परमाणु भार की, या मोलर द्रव्यमान की। अब भाई मुझे बताओ, ये जो ग्राम परमाणु भार या मोलर द्रव्यमान है, ये एक मोल नाइट्रोजन के परमाणु का भार ही तो होगा। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन के परमाणु की बात करूं, यानी कि नाइट्रोजन का ग्राम में परमाणु भार, नाइट्रोजन का ग्राम में परमाणु भार या फिर मोलर द्रव्यमान, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो मैं कहूंगा एक मोल नाइट्रोजन परमाणु का भार, एक मोल नाइट्रोजन परमाणु का भार, कहूंगा या नहीं कहूंगा भाई? मोलर द्रव्यमान तो वही होता है ना जो एक मोल परमाणु का भार हो। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन की, तो मैं बोल सकता हूं एक मोल नाइट्रोजन का परमाणु भार, एक मोल नाइट्रोजन परमाणु का भार। एक मोल किसके बराबर होता है भाई, किसके बराबर होता है? 6.023 गुना 10 की पावर 23, इस नंबर के बराबर ही तो है। एक मोल है या नहीं है? बहुत अच्छे। गुना क्या लिख सकता हूं, अगर एक मोल पता चल गया तो एक मोल नाइट्रोजन के परमाणु का भार, एक मोल नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के परमाणु के भार से गुना कर दो ना, नाइट्रोजन के परमाणु का भार, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार। आ रही है बात समझ में? यही तो होगा भाई, एक मोल गुना नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार। मैं कह रहा हूं भाई एक दर्जन केले में कितने केले होंगे? एक दर्जन 12 के बराबर है, तो 12 को एक केले से गुना कर दो, 12 केले हो जाएंगे। वही तो कह रहा हूं, एक मोल नाइट्रोजन परमाणु का भार कितना होगा भाई? एक मोल को नाइट्रोजन के एक परमाणु के भार से गुना कर दो, एक मोल परमाणु का भार आ जाएगा। अब मुझे बताओ एक मोल नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है भाई? चेक करो, 6.023 गुना 10 की पावर 23। नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार इसके बराबर है 14 एएमयू के, तो गुना 14 एएमयू। और अभी मैंने आपको बताया एक एएमयू बराबर होता है 1/6.023 गुना 10 की पावर 23 के, जिसे मैं एनए के बराबर भी लिख सकता हूं। तो एक एएमयू को मैं एएमयू की जगह ग्राम में कन्वर्ट करना है ना मुझे भाई, ग्राम में कन्वर्ट करना है ना इस चीज को, ये तो एएमयू में आया ग्राम में, तो एक एएमयू कितने ग्राम के बराबर होता है? 1/6.023 गुना 10 की पावर 23 ग्राम के। तो इस चीज को मैं कन्वर्ट करूंगा ग्राम में, तो 6.023 गुना 10 की पावर 23 होगा या नहीं होगा? गुना 14, और एक एएमयू किसके बराबर है? गुना 1/6.023 गुना 10 की पावर 23 ग्राम के। अब चेक करो बेटा, चेक करो, इससे ये खत्म। बताओ कितना बचा? 14 ग्राम ही तो बचा, मोलर द्रव्यमान। समझ में आई बात? हाँ, तो जितने भी हमने परमाणु भार पढ़े, अगर उसको मैं ग्राम में मेंशन करूं तो बस आपको क्या लगाना है? ग्राम लगाना है। और अगर ग्राम लग गया तो इसका मतलब वो क्या हो गया? उसका मोलर द्रव्यमान हो गया। तो अब शुरू चेक करो बेटा, यहां पर 3 बातें हो गई अब, और यही तीनों बातें बस आपको समझनी है और खेल खत्म। 3 बात चेक करो।
14 AMU, 14 ग्राम। बस तीन बातें हैं, तीन बातें। इस AMU को मैं U भी लिख सकता हूं, 14U। तीन बातें बेटा, और खेल खत्म। बस ये मीनिंग्स आपको समझ में आ जाए, जब एटम के साथ यूनिट लिख के दे, वो यूनिट समझ में आ जाए कि वो यूनिट क्या कह रही है। हाँ, बात खत्म। समझो ये क्या है, 14 MU। ये बता रहा है नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार, यही तो बता रहा है। नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार 14 MU। 14 क्या बताया, जिसकी यूनिट नहीं हुई वो होता है सापेक्ष द्रव्यमान। ये क्या बता रहा है, नाइट्रोजन का सापेक्ष द्रव्यमान, परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान, यह रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। ग्राम आ गया भैया, ग्राम, 14 ग्राम। 14 ग्राम क्या है भाई, नाइट्रोजन के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान, नाइट्रोजन के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान, नाइट्रोजन के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान। एक मोल मतलब कितने परमाणु, 6.023 गुना 10 की पावर 23, इतने परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं है ये, तो इतने परमाणुओं का द्रव्यमान है 14 ग्राम। ये मीनिंग्स आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाएगी सारी बातें। समझ में आई बात, नोट करो। फिर बात करते हैं बेटा औसत परमाणु भार की, औसत परमाणु भार की। तो अब तक हमने जितने भी परमाणु भार पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या है, औसत परमाणु भार ही है। औसत परमाणु भार क्या होता है, जो तत्वों के समस्थानिक होते हैं उनके द्रव्यमान का औसत, वही औसत परमाणु भार कहलाता है। समस्थानिकों के द्रव्यमान का औसत क्या कहलाता है, औसत परमाणु भार कहलाता है। तो चेक करो इसको अच्छे से, चेक करो। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के सभी समस्थानिकों के, उस तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। इसे औसत परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मैं समझाऊंगा इस बात को। हम कह रहे हैं यदि एक तत्व के दो समस्थानिक, एक तत्व के दो समस्थानिक है, समस्थानिकों के द्रव्यमान क्रमशः A1 और A2 है। भाई एक तत्व के दो समस्थानिक है जिनके द्रव्यमान क्रमशः क्या है, A1 और A2 है। चलिए, तथा इनकी प्रकृति में उपस्थिति, जो नेचर के अंदर प्रेजेंटेशन है, अबंडेंस है, कितनी प्रतिशत मात्रा मिलता है, उपस्थिति का अनुपात M अनुपात N है। यानी कि A1 तो M परसेंटेज में मिलता है, A2 N परसेंटेज में मिलता है। तब मैं लिख सकता हूं कि औसत द्रव्यमान, तब औसत द्रव्यमान बराबर होगा, चेक करो बेटा, औसत द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा A1 गुना M, A1 गुना M यानी कि इसका समस्थानिक गुना इसकी परसेंटेज, उसका प्लस उसका समस्थानिक गुना उसकी परसेंटेज। तो A1 गुना M प्लस A2 गुना N बटे 100। 100 लिख दो या इन दोनों का योग कर दो, M प्लस N। 100 लिख दो या फिर M प्लस N, 100 ही होएगा बेटा M और N का योग, या तो 100 या M प्लस N। क्लियर है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, चले चेक करो बेटा, उदाहरण इंपोर्टेंट एग्जांपल है, चेक करो। क्लोरीन तत्व के दो समस्थानिक, एक तो है बेटा Cl3517 यानी कि Cl का परमाणु क्रमांक 35 और परमाणु भार 17, तथा दूसरा Cl 1733। प्रकृति में क्रमशः पहले वाला तो पाया जाता है 75% एवं दूसरा वाला पाया जाता है 25% के अनुपात में पाए गए। तो क्लोरीन का जो औसत परमाणु भार होगा, क्लोरीन का औसत परमाणु भार, पहला A1 भार कितना बेटा 35 गुना परसेंटेज कितनी है 75, तो 35 गुना 75 प्लस दूसरा देखो बेटा, प्लस दूसरा 37 गुना परसेंटेज कितनी है 25, तो 37 गुना 25। जब 35 की 75 में गुना करोगे तो 2625 आएगा, जब 37 की 25 में गुना करोगे तो 925 आएगा। और बेटे दोनों 25 प्लस 75 कितना आएगा 100, डिवाइड 100। इन दोनों को जोड़ोगे तो 26 और 9 35 और 25 25 हाँ 50, तो 35 तो 50 डिवाइड 100 से, यानी कि 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा तो 35.5 कितना आएगा 35.5। तो क्लोरीन का औसत परमाणु भार कितना आने वाला है 35.5। तो हमने लिखा था क्लोरीन का परमाणु भार 35.5,
तो भाई अगर मैंने 35.5 लिख रखा है, इसका मतलब ये क्या है, सापेक्ष परमाणु भार है, सापेक्ष परमाणु भार है। और अगर मैंने यहाँ पे ग्राम कर दिया 35.5 ग्राम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन के कितने परमाणु का भार है, 6.02 गुना 10 की पावर 23, इतने परमाणु का भार है क्लोरीन के, इतने परमाणु का भार, इतने परमाणु का भार, जिसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। बात समझ में आपको? आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो होंगे। साथ में परमाणु भार किसे कहते हैं, उसकी यूनिट क्या है, यूनिट के बारे में भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा ये लेक्चर तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।